नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, लोकसभा चुनाव का चरण अब आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ेगा। आज छठे चरण का चुनाव संपन्न हुआ। बिहार में 8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न कराए गए हैं। ये लोकसभा क्षेत्र हैं वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज और वैशाली। मतलब 32 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हो चुके। शेष 8 लोकसभा क्षेत्रों में 1 जून को चुनाव होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में थे। उन्होंने पाटलिपुत्रा, काराकाट और बक्सर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। आज नरेंद्र मोदी के भीतर आत्मविश्वास अधिक था। उन्होंने फिर से जो बात उन्होंने छोड़ दी थी बीच में, आज दोहराया कि 400 पार। और यह भी कहा कि बिहार के लोग, जब वे बक्सर में बोल रहे थे कि मनेर का लड्डू बहुत फेमस है, तो मनेर के लड्डू का ऑर्डर कर दीजिए, 4 जून को बांटना है आपको। तो आज प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास। और देखिए, जब आज हम प्रत्येक सीट की चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब हमने आज ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट प्राप्त की, तो पहले के 5 चरण में मोदी फैक्टर बहुत नहीं दिखा था, यह सच है। लेकिन आज मोदी फैक्टर दिखा है, क्योंकि कई लोकसभा क्षेत्रों में जहां चुनाव संपन्न हुए हैं, वहां के उम्मीदवारों को लेकर, एनडीए के उम्मीदवारों को लेकर नाराजगी थी, एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन यह समझाने में कामयाबी मिली कि वोट आप उम्मीदवार को नहीं दे रहे हैं, उम्मीदवार तो बस एक मोहरे हैं। वोट आप दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को और विश्वास प्रदर्शित कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ रहने का। तो इसका फायदा कई उम्मीदवारों को प्राप्त हो गया है और इसका फलाफल भी। अब 8 में कितनी सीटें इंडिया ब्लॉक को और कितनी सीटें एनडीए को, यह तो अंतिम में हम बताएंगे। लेकिन आज कई लोकसभा क्षेत्रों में जो यह माना जा रहा था कि नहीं, यहां ये जातियां टूट गई, यहां वे उधर चले गए, वे आज फिर से अपने कुनबे में वापस आए। कई जगहों पर संघर्ष की भी खबर है। जब ये कार्यक्रम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मालूम हो रहा है कि वैशाली में बीना देवी, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं चिराग पासवान की पार्टी के, उन्हें रोका गया, उनकी गाड़ी के बाहर पिस्टल चमकाई गई और फिर लोगों ने बाहर निकाला है। तो सबसे पहले कि छठे चरण में मोदी फैक्टर दिखाई पड़ा है। यह क्या माना जाए कि जब योगेंद्र यादव ने और प्रशांत किशोर ने भी कहना शुरू कर दिया कि अब तो सरकार मोदी की ही बन रही है, इसके बाद मोदी समर्थक जो हैं, मोदी भक्त जो हैं, या मोदी के साथ जुड़े जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं, उनमें उत्साह भर गया और वे वोट देने को निकल पड़े। क्या माना जाए? देखिए, कई सारे फैक्टर हैं। आपने जो कहा सब सारे फैक्टर थोड़े थोड़े काम कर गए इस बार। और हम लोग जिस दिन प्रचार बंद हुआ था परसों, उस दिन भी हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे। ये वो इलाका है, वो क्षेत्र है जो शुरू से बीजेपी का गढ़ रहा है। इस इलाके में बीजेपी चुनाव नहीं हारती है, जेडीयू चुनाव नहीं हारता है। दोनों साथ मिलकर के लड़ते हैं तब तो चुनाव हारने का सवाल ही नहीं होता है इस इलाके में। ये वो इलाका है। और दूसरी बात, अभी जिन 8 सीटों पर चुनाव हुए हैं, आज जिन पर मतदान हुआ है, उसमें सिर्फ एक सीट थी शिवहर, जहां से उम्मीदवार बदला गया। पार्टी भी बदली और उम्मीदवार भी बदला गया। बाकी सभी 7 सीटों पर उम्मीदवार रिपीट हुए, जो एमपी थे उन्हीं को फिर से टिकट दिया गया। सीवान में भी बदला गया। सिवान में, हाँ, ये माफ करिएगा, जेडीयू ने सिवान में भी बदला। तो 6 ऐसी सीटें हैं जहां रिपीट हुए उम्मीदवार। बीजेपी ने अपना, बीजेपी का एक बदला रमा देवी का, और एक जेडीयू ने बदला सिवान में कविता सिंह का। तो 6 रिपीट किएगा। जो आपने कहा अभी कि मोदी फैक्टर चला और मोदी के, उसको लेकर के ये बात हमने पॉइंट आउट की है, क्योंकि मोदी ने और बीजेपी ने, जेडीयू ने भरोसा दिखाया अपने उन लोगों पर जिन लोगों को टिकट रिपीट किया गया। तो वो उस पर एक भरोसा दिखाया गया। इससे एक उम्मीद की गई कि भाई आम मतदाता भी उनके ऊपर भरोसा करे। ये एक फैक्टर होता है उसमें। जब आप टिकट रिपीट करते हैं तो उसका मैसेज यही कन्वे करना होता है कि पार्टी आला कमान को इनके ऊपर भरोसा है और इन्होंने काम अच्छा किया है। तो ये एक मैसेज अपने आप जाता है। हालांकि वो मैसेज जो है, काम को लेकर के शिकायतें थी लोगों को अपने, उनके जो सिटिंग एमपी थे उनको लेकर के, लेकिन मोदी के फैक्टर से वो न्यूट्रलाइज हुआ है। ये हम लोग बार बार ये भी कहते रहे हैं कि जब नीचे लोग वोट डालने जा रहे हैं तो वहां एक अंडरकरेंट किसी न किसी लेवल पर मोदी के नाम का दिखता था कि भाई मोदी देश के लिए काम कर रहा है। या पहले आपको भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट मिली कि 5 किलो अनाज की स्कीम काम कर रही थी। तो इस तरह की कई योजनाएं काम कर रही थी।
हम्म, तो एक वो फैक्टर भी रहा, एक कैंडिडेट रिपीट करना, जो लोग रिपीट हुए और जिनके पास बहुत मजबूत वोट आधार था या मजबूत संगठन था, वो सब लोग लड़े, तो उसका एक फायदा मिला कि स्टेटस को जी रहा, इधर उधर कोई नाराजगी नहीं हुई, कोई भीतरघात की संभावना नहीं पैदा हुई, ये सब चीजें हुई कैंडिडेट रिपीट जी करने से। जहां कैंडिडेट बदले थे वहीं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था, जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन चुनाव आते आते वो कंफ्यूजन भी काफी हद तक दूर हो गया। जी और ये जो फैक्टर जिसका आपने जिक्र किया कि अभी दो तीन चीजें उस दिन आप कह रहे थे, सट्टा बाजार की भी बात हम लोग कर रहे थे, तो अब चुनाव में नैरेटिव सेट करने के लिए दो तीन चीजों का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। उसमें एक सट्टा बाजार है, उसमें एक प्रशांत किशोर भी है और जी योगेंद्र यादव भी है। ये एक नैरेटिव का पार्ट हो गए हैं कि प्रशांत किशोर ने कह दिया तो एकदम से वो माहौल बदलने का काम आता है, मैं उनकी बातें माहौल बदलने के काम में आती है। जी वो खुद ही बिहार में घूम रहे हैं, बिहार का गांव गांव वो उन्होंने आधे से ज्यादा गांव वो देख चुके पैदल चल के। और जब वो कहते हैं कि बीजेपी 300 सीट आ जाएगी, बीजेपी को जितना पहले था उतने को बेटर कर सकती है, तो जी लोगों को भी लगता है कि सचमुच बीजेपी ऐसा कर लेगी, क्योंकि अब प्रशांत किशोर से ज्यादा किसने देखा है बिहार का गांव। बिल्कुल आपको नहीं लगता कि कोई एक नेता लालू यादव वगैरह को छोड़ दे तो कोई नेता उतना घूम करके उसने उन्होंने जितना गांव देखा है। तो वो जी फैक्टर भी एक काम कर गया, लोगों को लगा कि एक आंधी अंदर अंडर करंट मोदी को लेकर के है, और बाकी लोगों के मुकाबले मोदी का विकल्प या बीजेपी जेडीयू का विकल्प बाकी के मुकाबले बेटर है, बेहतर है। ये एक मैसेज चला गया उनके कहने से। जो पहले उनका मैसेज उन्हीं का बनवाया हुआ मैसेज था कि दोनों विकल्प खराब है, जी तो परसेंटेज भी काफी कम रहा था। अब एक मैसेज बनवा दिया कि ये वाला विकल्प ज्यादा ठीक है, तो उसके साथ लोग निकल गए, और भी लोग निकल गए। और जो नाराजगी थी जिन लोगों की किसी ना किसी लेवल पर, पार्टी से हो या उम्मीदवार से हो, वो नाराजगी भी लोगों की अब काफी हद तक उसको कम हो गया, वो नाराजगी कम हो गई और लोग वोट डालने निकले। और आपने ठीक कहा कि जो ये पहले चर्चा थी कि इस जाति के वोट उधर चले गए, उस जाति के उधर चले गए, वो सारी चीजें मतदान का दिन आते आते तक वो सारी चीजें कंट्रोल में आ गई। तो ये नॉर्थ, बिहार नॉर्थ का जो ये पूरा इलाका है बीजेपी का गढ़ रहा है, जेडीयू का गढ़ रहा है, वहां मोटे तौर पर जो तस्वीर है वो उसी तरफ जा रही है जिस तरफ नेशन का मूड बता रहे हैं प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव। दोनों दो खेमों को, दो विचारधारा को, दो आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, लेकिन दोनों मतलब पार एक्सेलेंस जिसको बोलते हैं उस लेवल के, टॉप लेवल के दोनों सेफोलॉजिस्ट हैं, और दोनों बहुत टॉप लेवल के विश्लेषक हैं चुनाव के। दोनों ये बात कह रहे हैं, एनडीए को उन्होंने भी 275 से 305 सीटें दी है, योगेंद्र यादव भी कह रहे हैं कि 275 से 305 सीट एनडीए को, और प्रशांत किशोर को कह ही रहे हैं कि बीजेपी 303 के सीट को और बेटर कर सकती है। तो वो जो मूड बना, उससे जो पिछले एक हफ्ते 10 दिन में जो नैरेटिव सेट हुआ है वो देखने को मिला है। आप देखिए 5वें चरण में भी और 6ठे चरण में भी बिहार में, तो एनडीए के फेवर में एक माहौल बनने की स्थिति उसके बाद बन गई है, जो इस बार भी हमको, जहां ग्राउंड से हम रिपोर्ट लिए हैं वहां से ये चीज दिखी है। नहीं, ठीक कहा आपने अजीत जी, लेकिन देखिए एक बात और नोटिस करने की, आपने कहा कि देखिए एनडीए ने अपने पुराने उम्मीदवारों पर भरोसा किया, सिवाय शिवहर और सिवान को छोड़कर, लेकिन इंडिया ब्लॉक ने सारे उम्मीदवार बदल दिए। 2019 के किसी उम्मीदवार को 2024 में इन 8 लोकसभा क्षेत्रों में नहीं लगाया, सभी नए उम्मीदवार थे। वाल्मीकि नगर में दीपक यादव आ गए, पश्चिमी चंपारण में मदन मोहन तिवारी आ गए, पूर्वी चंपारण में राजेश कुशवाहा आ गए, शिवहर में ऋतु जायसवाल आ गई, गोपालगंज में चंचल पासवान आ गए, सिवान में अवध बिहारी चौधरी आ गए, महाराजगंज में आकाश कुमार सिंह आ गए, वैशाली में मुन्ना शुक्ला आ गए। तो इंडिया ब्लॉक ने प्रयोग किया, यह बात भी नोटिस की जानी चाहिए। हाँ और बिल्कुल इसके बिल्कुल। पीछे, हाँ, और इसके पीछे कई समीकरण सोचे गए होंगे कि हम ये कर देंगे तो ये हो जाएगा। और जाति के खिलाफ जाति को नहीं लड़ाया गया, यह बात भी आप नोटिस करेंगे इस आज के संपन्न हुए चुनाव में। बिल्कुल, ये लिस्ट आपने ठीक पढ़ के बताया इसको, और इसका इसका कहीं फायदा भी हो सकता था, लोगों ने उस फायदे के हिसाब से ही ये कैलकुलेशन किया होगा। तो उस कैलकुलेशन में पता नहीं फायदा कितना हुआ, लेकिन कई जगह ये स्थिति देखने को मिली कि कैंडिडेट बदलने से एक तरह की रंबलिंग हुई, एक तरह की नाराजगी भी हुई, और जैसे वो बड़ी नाराजगी हुई वाल्मीकि नगर में, आप समझिए कि इस तरह का खेला, इस तरह की नाराजगी। और कई जगह हमको ये भी जानने को मिला कि आपने बदला अपने फायदे के लिए और वो दूसरे को फायदा कर गया। जैसे पूर्वी चंपारण में अखिलेश प्रसाद सिंह के वहां से हटने का सीधा फायदा बीजेपी को हो गया। तो ये इसके कई तरह के रिएक्शंस हुए, कहीं इधर वे, कहीं इधर गया, कहीं इधर गया, रिएक्शन हुआ। उसको हम लोग बाद में सीट वाइज जब हम लोग चर्चा करेंगे तो बारीकी से उस पर बात करेंगे। लेकिन जिस प्लानिंग के तहत, जिस योजना के तहत किया इंडिया ब्लॉक ने, कैंडिडेट बदले, वो लगता है पूरी तरह से काम नहीं कर सका, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सका।
जी बिल्कुल। तो देखिए अब हम सीटों की चर्चा करते हैं, सबसे पहले चर्चा करते हैं गोपालगंज की। देखिए पहले दिन से यह लग रहा था कि आलोक कुमार सुमन के खिलाफ बहुत नाराजगी है और नाराजगी आज वोट देने के दरमियान भी दिखी। लेकिन लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा करें क्या? किसको दे दें? दूसरे को पहचानते ही नहीं है, दूसरे को जानते ही नहीं है, चंचल पासवान। और फिर यह बात भी सामने आई कि आप आलोक कुमार सुमन को वोट नहीं दे रहे हैं, आप नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं और यह नारा काम कर गया, यह फार्मूला काम कर गया। गोपालगंज में लोगों ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को वोट दिया है। यदि हम 2019 के नतीजे की चर्चा करें तो बहुत बड़ी जीत आलोक कुमार सुमन ने हासिल की थी 3,54,000 मतों से। तो यह फासला किसी भी समीकरण से मिटता हुआ आज नहीं दिखा। तो यह हम समझ सकते हैं। आप नहीं, ये यही रिपोर्ट है वहां से, और ये हम लोग को जो पहले से रिपोर्ट थी पहले दिन से। देखिए, चुनाव उठना होता है, कैंडिडेट का अगर कैंपेन उठना होता है, कैंपेन अगर पिक करना होता है, लोगों के मन में उम्मीदवार के प्रति जिज्ञासा हो जाए, उम्मीदवार मन में बैठने लगे, ये काम पहले दिन से शुरू हो जाता है। जिस दिन उम्मीदवार आता है उसी दिन से शुरू हो जाता है, उसका कैंपेन उसी दिन से पिकअप पकड़ लेता है, जोर पकड़ लेता है। ये जो माफ कीजिएगा, गलती हमसे हो गई है। गोपालगंज में 2,86,000 मतों से 2019 में जीत हुई थी। 2,86,000 का अंतर भी बहुत बड़ा होता है। 3 लाख का अंतर है, और वो इतना बड़ा होता है ऐसी जगह पर जहां 55-57%, 52% पोल होता है। मतलब टोटल अगर 20 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लाख पोल हो और 3 लाख का अंतर हो तो बहुत बड़ा अंतर होता है। बिल्कुल। तो उसको मिटाना, उसको पाटना संभव नहीं दिख रहा था, पहले दिन से नहीं दिख रहा था। चंचल का, पासवान का जो प्रचार का जो पेस पकड़ना था, वो पहले दिन से वो पेश नहीं पकड़ सका। उनका पिकअप ही नहीं, पिक ही नहीं कर सका, उनका कैंपेन बैठा रह गया। और वो पहले दिन से एक माहौल बना हुआ था, दिख रहा था जेडीयू के पक्ष में। और वो अंत में आज मतदान के दिन भी चला गया। जिन लोगों को नाराजगी थी उन लोगों ने भी कहा, ये बात आपकी ठीक है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर वोट देना है। और सब आदमी वोट करने के पहले से देख रहा था, 11 बजे से प्रधानमंत्री की रैलियां हो रही थी, भाषण हो रहे थे, लोगों के मोबाइल पर प्रधानमंत्री के भाषण का वो क्लिप आ रही थी, और वो उसके फुटेज शॉट्स आ रहे थे कि वो 400 सीट लाना है। तो सब आदमी चले गए 400 सीट बनवाने, सीट बढ़वाने बीजेपी जेडीयू की। तो देखिए अब चलिए हम चलते हैं गोपालगंज के बाद वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर में 2019 में जीत हार का फासला 3,54,000 था, जब बैद्यनाथ मेहता लड़ रहे थे और उनके सामने केदार श्वासक थे। लेकिन फिर बैद्यनाथ मेहता की असामयिक मौत हुई। उनके बेटे सुनील मेहता, जो मौजूदा सांसद है सुनील महतो, वे चुनाव लड़े। लेकिन परवेश मिश्रा कांग्रेस के उम्मीदवार थे, 22,000 मतों के अंतर से ही हारे थे। लेकिन आज के चुनाव में फिर से यह बात सामने आई कि सुनील महतो को लोगों ने नकारा माना, कोई काम नहीं किया, किसी ने पहचाना भी ठीक से नहीं, दिल्ली में आवाज भी नहीं सुनी गई, पटना में वाल्मीकि नगर के लिए कोई संचिका लेकर दौड़ते नहीं दिखे। लेकिन वही बात, वोट नीतीश कुमार को देना है, वोट नरेंद्र मोदी को देना है। और सामने से बीजेपी वाले, आरजेडी में शामिल होकर दीपक यादव आए, चीनी मिल वाले। धन बहुत था, आज भी धन बांटने की शिकायतें आई कि बूथ के करीब बैठकर मिल का पैसा बांटा जा रहा था। कार्रवाई भी हो गई, लेकिन यहां धनबल काम नहीं आया और प्रवेश मिश्रा चुनाव लड़े। लेकिन वहां के ब्राह्मणों ने मोदी को चुन लिया है, ऐसी बातें खबर आ रही है कि हम मान लिया कि प्रवेश मिश्रा जीतने नहीं जा रहे हैं, इसलिए एक तरफ तो रहना होगा। तो ब्राह्मण, चाहे प्रतिशत जो हो, वह प्रतिशत में वोट जो पहले इंडिया ब्लॉक को मिलता था, महागठबंधन को मिलता था, चाहे केदार शाश्वत लड़े, चाहे प्रवेश मिश्रा लड़े, तो यहां भी जो लड़ाई है वह स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। जी देखिए, ये इस सीट के बारे में भी सबसे पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि ये वॉकओवर की सीट है, और वो वॉकओवर मिल गया कैंडिडेट की वजह से। बिल्कुल। अगर अगर इस बार ये हमने पहले कहा कि ये एक ब्लंडर किया इंडिया ब्लॉक ने कैंडिडेट बदलने के चक्कर में, सीट बदलने के चक्कर में, अगर ये सीट नहीं बदली होती, इस सीट पर अगर इस बार प्रवेश मिश्रा कांग्रेस पार्टी के ये पास सीट होती और प्रवेश मिश्रा चुनाव लड़ते, तो वो निश्चित रूप से गारंटीड चुनाव जीतते। उनके प्रति जिस तरह का लोगों में सहानुभूति थी, और ब्राह्मण जिस तरह से तैयार था, ब्राह्मण के साथ मुसलमान भी जाता, यादव भी जाता, सब लोग जाते और वो चुनाव जीत सकते थे। लेकिन पता नहीं किस कंसिडरेशन में, किस सोच में लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस से वो सीट ले ली, और उस सीट पर उन्होंने बीजेपी से ले आकर के दीपक यादव को चुनाव लड़ाया, उनको सीट दिया। उसी दिन ये हो गया था कि ये वॉकओवर की सीट है।
ब्राह्मण अब कहीं नहीं जा रहा है, जिसका बड़ा मत प्रतिशत है वहां। सतीश दुबे आपने बताया, पहले सतीश दुबे भी किस तरह, सतीश दुबे भी जीते थे जब अकेले 2014 में लड़ी थी बिल्कुल। बीजेपी, और बड़े अंतर से जीत गए थे, और जब दोनों साथ आए तो आपने देखा कितना बड़ा अंतर है जीत का वहां बैजनाथ महतो का। बीच में अंतर कम हुआ था तभी जब ब्राह्मण उम्मीदवार लड़ा था और कांग्रेस लड़ी थी बाई इलेक्शन, जी तो वो पहले दिन से वॉकओवर हो गया था। इस बार ये ऐसा लग रहा था हमको, ऐसी रिपोर्ट थी कि सिकटा और मैनाटाड़, जो ये 2-3 इलाके ऐसे हैं जहां ब्राह्मण, जहां मुसलमान भी हैं, वो मुसलमान वोट कर सकते हैं कांग्रेस को, वो दीपक यादव के पक्ष में नहीं है, और ब्राह्मण कई जगह जो है वो वोट डाल सकते हैं प्रवेश मिश्रा जी। को। कुछ वोट मिला भी है उनको, लेकिन वोट बटे नहीं, इस चक्कर में जो है वो फिर पाला खिंच गया, और जो एनडीए का वोट था वो मोटे तौर पर एनडीए के साथ चला गया। इसलिए सुनील महतो की लड़ाई बहुत आसान होगी वाल्मीकि नगर। देखिए सुनील महतो की लड़ाई आसान हो गई। देखिए एक बात और सुनी गई, अब यह बात कानाफूसी में सुनी गई, कितनी सही है कितना सही है नहीं मुझे पता, लेकिन दीपक यादव रहने वाले हरियाणा के हैं और उनकी पहचान बिहार में एंट्री हुई डीपी यादव के दामाद के रूप में। डीपी यादव उत्तर प्रदेश वाले बाहुबली। लोग कह रहे थे कि पता नहीं क्यों यह चर्चा सुनी गई है, मैं इसे पुष्ट नहीं कर रहा, कि डीपी यादव भी नहीं चाह रहे थे कि दीपक यादव चुनाव जीते, और डीपी यादव का कनेक्शन बहुत लोगों से है। तो ऐसी क्या बजर रही होगी मुझे नहीं पता, क्या कुछ कारोबारी बातें हैं या कुछ और बातें हैं, लेकिन यह बात वहां सुनी गई कि डीपी यादव भी नहीं चाहते हैं कि दीपक यादव चुनाव जीते। तो ये हो सकता है कि उन लोगों का आपस का, ये परिवार का कोई मामला हो सकता है वो भी जी हो, लेकिन अब वो वो वोट तो जो यादव का वोट है वो तो वो आरजेडी तो की मिला वजह ही। से गया, वो कास्ट भी उनका सेम है, वो वोट तो उनके साथ चला गया। मुसलमान भी मजबूरी में गया है कई जगह, मल्लाह जी का भी कुछ वोट मिला है, लेकिन एनडीए का वोट बहुत बड़ा है, जो बहुत ज्यादा अंतर ला देता है। ब्राह्मण कुशवाहा मिल करके ही वहां बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, इसलिए कोई लड़ाई बनी नहीं वहां। जी। चलिए देखिए अब चंपारण में चलते हैं। पश्चिमी चंपारण बहुत तगड़ी लड़ाई हुई है मदन मोहन तिवारी और संजय जायसवाल में। संजय जायसवाल के खिलाफ गुस्सा भी था। आज दोपहर बाद यह खबरें आने लगी, लेकिन दोपहर के पहले तक यह कहा जा रहा था कि मदन मोहन तिवारी ही आगे जा रहे हैं, लेकिन बाद में वोटों का ध्रुवीकरण कुछ हुआ और यह खबरें भी आई कि वहां जो ब्राह्मण है जो मदन मोहन तिवारी के साथ खड़े थे, उनमें विभाजन हो गया मैथिल और गैर मैथिल ब्राह्मण। मतलब झा जी शायद संजय जायसवाल के पक्ष में चले गए और जितने तिवारी जी थे, मिश्रा जी थे, पांडे जी थे, वो उधर चले गए, और कुशवाहा, राजेश कुशवाहा को टिकट देने के कारण पूर्वी चंपारण में जितना फायदा मिलना था उतना फायदा, मतलब 50% से कम ही मत मिला है। इसलिए संजय जायसवाल की स्थिति हमारी जानकारी के मुताबिक कई लोग मजबूत बता रहे हैं। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये एकदम सही जानकारी आपको दी है। क्या है कि अब दोनों तीनों जगह आगे हम लोग जो बात करेंगे वो जी कास्ट के अंदर सब कास्ट में पहुंच गई। हम्म कास्ट ये जो है ना, जो सरयू पारिन और कानिकुब्ज ब्राह्मण है वो चले गए मदन मोहन तिवारी के साथ। जो मैथिल ब्राह्मण है उन्होंने उस तरह से उनका साथ नहीं दिया। जी एक दूसरी जो स्ट्रेटेजिक गड़बड़ी हुई, जो अपने हिसाब से तो स्ट्रेटेजी ठीक ही बनाई थी मदन मोहन तिवारी ने और कांग्रेस ने, लेकिन वो बैकफायर कर गई वो स्ट्रेटेजी। इनकी इनकी जी स्ट्रेटेजी थी कि एक बैकवर्ड फॉरवर्ड बनाते हैं। बिल्कुल। बैकवर्ड फॉरवर्ड में फॉरवर्ड सारा मेरे साथ आ जाएगा, अगर बैकवर्ड हम्म फॉरवर्ड बनाते हैं तो संजय जायसवाल को उस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं तो हम्म फॉरवर्ड आ जाएगा हमारे साथ, और उसके साथ मुसलमान और यादव आ जाएगा, थोड़ा बहुत भी कुशवाहा आएगा तो हम चुनाव जीत जाएंगे। ये जी स्ट्रेटजी थी, और इस हम्म स्ट्रेटजी पर बहुत कायदे से काम हुआ। लेकिन हम्म ये स्ट्रेटजी उल्टी पड़ गई। फॉरवर्ड तो पूरी तरह से आया नहीं मदन मोहन तिवारी के साथ, जी लेकिन बैकवर्ड वोट पूरी तरह से यूनाइट हो गया संजय जायसवाल के साथ, क्योंकि हम्म नैरेटिव इधर से बनाया जा रहा था। नैरेटिव संजय झा नहीं बना रहे थे बैकवर्ड फॉरवर्ड का, क्योंकि वो तो जी बीजेपी के साथ एक मुश्किल है कि वो हिंदुत्व के नैरेटिव को चाह करके भी नहीं छोड़ सकती है। तो बिल्कुल। वो बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं बना रहे थे, और इधर से बनाया जा रहा था कि फॉरवर्ड के साथ यादव मुसलमान कुशवाहा जुड़ जाएगा, हम जीत जाएंगे। तो जी यहाँ बैकफायर हो गया। ब्राह्मण भी पूरा नहीं आया, भूमिहार राजपूत जो थे, अच्छी खासी संख्या है उन लोगों की, वो चले गए बीजेपी के साथ। जो अपना उनका जी कोर वोट है वो उन्होंने चुन लिया। तो हम्म इसकी वजह से ये हम लोगों के यहाँ जो बोलते हैं भोजपुरी में कहते हैं कि उघाड़ हो गए, उघाड़ हो गए, मतलब आते आते चुनाव आगे बढ़ा तो एकदम अकेले पड़ गए, बहुत थोड़ा सा वोट लेकर के। उनके साथ जी बहुत वोट आया नहीं, जुड़ा नहीं। जो कोर इक्वेशन का वोट था उसके अलावा बहुत वोट नहीं आया संजय जायसवाल के साथ। और हमने फिर बात की आज दिन में, कई लोग जो, चूंकि उसके कई जिले मोतिहारी पूर्वी चंपारण में आते हैं, उसके जी जो पश्चिम चंपारण लोकसभा के का इलाका जो है वो ऐसे जिला पूर्वी चंपारण का, रक्सौल का और सुगौली का,
हम वहां जो लोग, कई लोग थे जो मोतिहारी से वोट देने जा रहे थे या उसके आसपास से, तो उन लोगों ने बताया कि ये अब वहां जाकर के हवा ऐसी हो गई है कि भाई बीजेपी की तरफ ही हमको जाना है। जी तो वो फिर एक तरह से उनका वोट पोलराइज करके आते आते चुनाव, तो वहां भी संजय जायसवाल जहां एक कड़ी लड़ाई लग रही थी कि है, और मदन तिवारी अच्छे से, मदन मोहन तिवारी लड़ भी रहे थे, वो अंत तक आते आते फिर लड़ाई बीजेपी की तरफ उसका पलड़ा झुक गया। और देखिए एक विचित्र संजोग है अजीत जी कि 2019 में संजय जायसवाल भी 2,93,000 मतों से चुनाव जीते थे और पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह भी 2,93,000 मतों से ही चुनाव जीते थे। तो देखिए पूर्वी चंपारण मोतिहारी चलते हैं, तो देखिए पूर्वी चंपारण में जानते ही प्रयोग हुआ, राजेश कुशवाहा वीआईपी के उम्मीदवार बनाए गए। पहले हुए आरजेडी की ओर से उम्मीदवार बनने वाले थे, लेकिन यह सीट चली गई वीआईपी के खाते में, तो वीआईपी ने राजेश कुशवाहा को अपने साथ शामिल करा लिया। देखिए वहां कई और लोग चुनाव लड़ने के लिए परेशान थे, सबन जातियों से भी, वैश्य जाति से भी, और माना यह जा रहा था कि राधा मोहन सिंह के लिए चुनौती बहुत बड़ी है कि कैसे चुनाव वे लड़ेंगे, अंतिम चुनाव है। लेकिन हाँ, उन्होंने चुनाव लड़ लिया। जो आप कहते हैं ना कि राधा मोहन सिंह की पहचान घर घर में है, गांव और पंचायत की बात छोड़ दीजिए, तो वैश्य मतदाता कुशवाहा तो राजेश कुशवाहा के साथ गए, मल्लाह भी गए, लेकिन कितने प्रतिशत में गए इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती है। और यहां भी नरेंद्र मोदी का सवाल है, नीतीश कुमार का सवाल है, वह काम कर गया। देखिए इस उम्र में लोगों को सीखना चाहिए है चुनाव लड़ना राधा मोहन सिंह से। इस जी उम्र में 73-74 साल उनकी भी संभवतः उम्र है, इस उम्र में, और जी लगातार 10वां चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो पहला चुनाव लड़ रहे हैं। हम्म सैकड़ों लोगों को उन्होंने अपने फोन से डायरेक्ट फोन किया। वो जी हर पंचायत में, हर गांव में लोगों को फोन करके लोगों से कनेक्ट कर रहे थे, लोगों को याद दिला रहे थे कि वो उनके दरवाजे पर आते थे, उनके घर पे आते थे, उनके पिताजी से उनकी दोस्ती थी, उनके दादाजी से उनकी दोस्ती थी। राधा मोहन सिंह ने ऐसे चुनाव लड़ा। अच्छा, ये एडवांटेज किसी को नहीं है मोतिहारी में, किसी को नहीं है, बिल्कुल मेरा दावा है कि किसी को नहीं है। इतने लोगों को तो क्या लोग अपने विधानसभा के क्षेत्र में राजेश कुशवाहा नहीं जानते होंगे, इतने लोगों को जितना उनको हर विधानसभा क्षेत्र में उनके ऐसे लोग थे। और ये पर्सनली लोगों ने बताया कि राधा मोहन जी का फोन आ गया, लोगों ने अपना पैसा खर्च किया। एक तो पहले हम बार बार कहते हैं कि अखिलेश सिंह के हटने के साथ ही भूमिहार जो सबसे कोर वोट था वो उनके साथ आ गया। जी तो भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ जो फॉरवर्ड का पूरा वोट था एकदम सीमेंटेड हो गया राधा मोहन सिंह के साथ। वैश्य टूटने की बात थी ज्ञानेश्वर जी, हमने आज पूछा कि किस तरह से वोट पड़ रहा है, तो जी लोगों ने कहा कि शहर में कोई असर नहीं है मोतिहारी टाउन में, मोतिहारी टाउन में वैश्य का वोट मिल रहा है राधा मोहन सिंह को। अलबत्ता पेरीफेरी पर जो आसपास के इलाके हैं, थोड़े गांव वाले जो इलाके हैं, वहां कुछ असर पहुंचाया था लोगों ने, वैश्यों में जो थोड़ा बहुत असर था, वहां कुछ छिटपुट वोट उनके खिलाफ जी पड़ेगा, या फिर हम्म लोग घर बैठ गए, ये स्थिति हुई। जी आपने मल्लाहों की बात कही, हमने उसकी खास तौर से हमने उसकी जानकारी ली। जी मोतिहारी शहर में जहां हमारा घर है, उसके बगल में मलाहों की सबसे बड़ी बस्ती है, मलाह टोली जिसको बोलते हैं। जी हमने वहां पूछा कि क्या स्थिति है, मलाहों ने वोट डाला क्या, हम्म तो उन्होंने कहा कि नहीं, मलाह तो मैक्सिमम चले गए बीजेपी के साथ। हमने कहा कि जी किस वजह से चले गए, तो मोतिहारी का हम्म एक अपना, अपनी ज्योग्राफी लोगों ने समझाई। फिर जी हमने दो और विधानसभा क्षेत्रों में बात की, जो गोविंदगंज है और केसरिया है। और हम्म दोनों जगह, गोविंदगंज से एक बार सुरेश सहनी चुनाव लड़े थे, आरजेडी से के नेता थे और चुनाव लड़े थे। उनको उस समय जब कम वोट होता था, जब 30-32 हजार पर लोग जीत जाते थे, तो उनको 27 हजार वोट आया था। तो वहां मल्लाहों की बड़ी बस्ती है। हमने पूछा, लोगों ने बताया कि दरियापुर का पूरा इलाका, उसके साथ जो लगता हुआ मल्लाहों का इलाका है, वहां उन्होंने वोट कर दिया बीजेपी को। अब चाहे वो कम्युनल एंगल से हो, कोई सोशल अनरेस्ट हो, सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो, वो चला गया। और दूसरी जो सबसे बड़ी बस्ती मल्लाहों की है, केसरिया में आता है सरोतर का इलाका। हम जी बहुत बारीक इसलिए बता रहे हैं बारीकी में, क्योंकि हमारा क्षेत्र है और बिल्कुल हमने काफी लोगों से वहां बात की है। तो जी वहां भी मल्लाहों का वोट, ज्यादातर वोट चला गया है बीजेपी की तरफ। तो हम्म एक कह सकते हैं कि 50-50, जो आपने कहा कि कितना प्रतिशत, तो वो हो सकता है कि 50-50 हो गया हो, 50% वोट चला गया है मल्लाहों का बीजेपी के साथ। तो आप समझिए कि जो कोर वोट है, और दूसरा जो फॉरवर्ड, पहले ही कहा कि चारों एकजुट हो गए थे, वहां सब साथ में आ गए थे, वैश्य का वोट अधिकतम मिल ही गया। मल्लाह का वोट जो टूटने की बात थी, वो सिर्फ 50% के करीब टूटा या 40% टूटा। तो फिर राधा बिल्कुल मोहन सिंह की राह हम पहले से आसान बता रहे थे, हम अभी कह सकते हैं कि वो मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हुए आज की तारीख। जी ठीक कहा आपने। देखिए कि राधा मोहन सिंह ने सबको फोन किया, व्यक्तिगत तौर पर फोन किया। आज तो रविशंकर प्रसाद ने भी मुझे फोन किया, ज्ञानेश्वर जी आप नाराज हैं क्या? और उन्होंने कहा कि देखिए देखिए मेरी गुजारिश है
कि मुझे तो इंटरव्यू करने के लिए बीबीसी वाले फ़ोन करते हैं, वाशिंगटन पोस्ट वाले फ़ोन करते हैं। मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी आपकी ज़रूरत है, कि आप अपने यहाँ एक इंटरव्यू कर लीजिए। तो हाँ, देखिए वो तो तो ये है होने बीजेपी के लोगों ने, ये बड़ी खूबी है कि बीजेपी के लोग जी, खोजते हैं आपको, जो पुराने हाँ, लोग हैं खास तौर पे, जी, उनको लगता है कि इनकी रीच है, इनकी बात लोग सुनते हैं और एक ऑब्जेक्टिव मीडिया के तौर पर पहचान है कि ये किसी की तरफ नहीं खड़े हैं। तो हुँ, वो जो पुराने लोग हैं, देखिए नए लोगों ने, कई लोगों ने निराश किया, नए लोगों ने जो कैसे पता हुँ। नहीं चुनाव लड़ रहे थे, उनको जरूरत नहीं पता लगी कि कहाँ बात करनी चाहिए, क्या राइट फोरम है, लेकिन पुराने लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं। देखिए अब 5 बजे तक कितना प्रतिशत की वोटिंग हुई है वो अभी सामने आ गया है। वाल्मीकि नगर में 54.09%, पश्चिमी चंपारण में 55.22%, पूर्वी चंपारण में 55.68, मतलब 55.78%, शिवहर में 54.37%, वैशाली में 56.11%, गोपालगंज में 46.77%, सिवान में 47.49%, महाराजगंज में 49.15%, ओवरऑल 52.24%। तो यह दिखा रहा है कि सबसे कम वोट यदि हम कहें तो गोपालगंज में और फिर सिवान में, और यदि हम सबसे अधिक की बात कर लें तो सबसे अधिक वैशाली में वोटिंग हुई है। ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। सिवान सबसे हॉट सीट, सिवान ने उलझा रखा है, उलझने वाली सीट थी ही कि किसके पक्ष में सवन गोलबंद हुए और कितने प्रतिशत में। देखिए यह बात सही है कि कल रात से यहां मोदी का नाम गूंजा है, नीतीश कुमार का नाम गूंजा है। लोगों के बीच, लोगों के दिमाग में यह बात बैठाई गई कि आप रमेश सिंह कुशवाहा और विजय लक्ष्मी कुशवाहा को वोट नहीं दे रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को वोट दे रहे हैं। श्रवण भड़के हुए थे, शांत भी हुए, लेकिन कितने प्रतिशत? क्योंकि सवर्णों ने हिना साहब को भी वोट किया, ठीक ठाक वोट किया है, मुस्लिम तो थे ही, लेकिन सवर्णों ने विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा को भी किया। यह नहीं कह सकते कि उन्हें मत नहीं मिला। फिर जेडीयू का आधार वोट, बीजेपी का आधार वोट, और अवध बिहारी चौधरी भी ठीक ठाक स्थिति में पहुंचे क्योंकि मल्लाहों ने वोट कर दिया और यादव तो थे ही। फिर जो तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा, पचपनिया जिसे पचफोना कहते हैं, और हिना साहब की अपनी पहचान। तो यहां लड़ाई उलझ गई है। अब ये तीन लड़ रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी का कुछ वोट एक निर्दलीय जीवन यादव ने भी खराब कर दिया। तो हम तीन की ही लड़ाई माने। और यदि हम सिवान का नतीजा देखें कि 2019 में 1,70,000 मतों से जीत हार गई थी, और सिवान में राजपूत बिल्कुल भटकाव की स्थिति में थे, वे गोलबंद भी हुए। वहां लेसी सिंह, बिहार सरकार की मंत्री, जो जिले की प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने 15 दिनों तक कायम कर रखा था, आंचल फैला दिया था कि मेरा सम्मान रख लीजिए, मेरी इज्जत की बात है, नीतीश कुमार ने मुझे भरोसा कर बनाया है और आपके पास भेजा है, यदि आप ही नहीं तो फिर कैसे चलेगा। तो यहां लड़ाई उलझ गई। और मैं तो मतलब कोई भविष्यवाणी करने की स्थिति में नहीं हूं कि किसको एज प्राप्त है। नहीं, देखिए जिस तरह से पहले 4 सीटों पर हम लोगों ने बहुत साफ-साफ, बहुत क्लियर तस्वीर है, 5 और सीटों हम पर, लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि पहले की जो जो हम लोगों ने चर्चा की, जो भी जिन 5 सीटों पर, 4 वाल्मीकि नगर सीटों पर पश्चिमी चर्चा की ना चंपारण, हम हाँ लोगों ने, हाँ, अभी सीवर बचा जी, 4 सीटों पर जी, बिल्कुल। तो 4 सीटों पर तो बहुत क्लियर तस्वीर थी, वो हम लोगों ने जी, बता दी, वो साफ-साफ दिख रहा था, ग्राउंड से जी, रिपोर्ट दिख रही थी, लोगों का, जी, लोग, मतदाता बोलता हुआ था। जी, यहाँ कन्फ्यूजन इसलिए था, यही एक त्रिकोणीय लड़ाई वाली सीट थी, हुँ, और ये कन्फ्यूजन जो हुआ, हमने बाद में जब पूछा, जो आपने लेसी सिंह की बात पहले भी बताई थी कि वो आके कैंप कर रही हैं, हुँ, अंत में लोगों को दिमाग में ये बात बैठाई गई जेडीयू के तरफ से कि भाई यहाँ हमने राजपूत की टिकट काटी तो एक दे तो दी शिवहर में, जी, हमने कौन सा ऐसा जुर्म तो किया नहीं कि हमने यहाँ काटा तो एक सीट दे दी शिवहर में, हुँ, तो नंबर्स तो कम नहीं हुए, अदला बदली बिल्कुल, हुई है सीटों की, और आपका हुँ, जो बड़ा नेता है, बिहार प्रदेश का नेता है, बिहार प्रदेश का, देश का जो नेता है राजपूतों का, ठाकुर का, हमने उसको टिकट दिया। जी, तो आप नहीं चाहते हैं क्या कि वहां से आनंद मोहन और वो जीत करके जाएं? आप अगर इस तरह से यहाँ माहौल करिएगा कि हम आप पिछड़ी जाति को नहीं देंगे, कुशवाहा को नहीं देंगे, आप माले की बहाने करके और नहीं देते हैं, तो वहां भी तो दूसरे लोग छोड़ सकते हैं।
जी। अगर आपको कंसोलिडेट करना है तो इसका मैसेज तो आजकल बहुत तेजी से ट्रेवल करता है। हम्म। तो इसकी वजह से अंत में सब आदमी को, राजपूतों में भी जो एक एक भटकाव था वो काफी हद तक कम हुआ। उनको लगा कि भाई कलेजे पर पत्थर रख करके ही देते हैं, चूंकि अपना और जगह सीटें बाकी हैं अपनी, जी। तो वो उसका मैसेज चला जाता। अगर आप कुशवाहा को यहाँ हरा रहे हैं या वोट नहीं कर रहे हैं तो उसका एक मैसेज गया। लेकिन ये अंडरकरेंट अंत तक बना रहा, ये शिकायत लोगों की बनी रही वोट डालते समय भी कि नीतीश कुमार ने यहाँ ब्लंडर किया, ये गलती की है, उनको टिकट नहीं देना चाहिए था। तो इसकी वजह से वोट जितना पहले लिख रहा था कि फॉरवर्ड का वोट टूट जाएगा, जो अति पिछड़े भी डरे हुए हैं, जो आपने पचपनिया कहा, लेकिन अंत में वो वोट तो जेडीयू बीजेपी का जो कोर वोट है अत्यंत पिछड़ा का, जो 26-28% है, 28% वो वोट वो एक इंटैक्ट रहा इनके साथ। ये जेडीयू को वो वोट मिल गया क्योंकि उसमें नीतीश कुमार की अपनी लेकिन फैन मैं फॉलोइंग। कंफ्यूज क्यों हो गया अजीत जी? मुझे वहां तैनात कई पुलिस पदाधिकारियों से बातचीत हुई जो गश्ती कर रहे थे। वे कह रहे थे कि हिना साहब के पक्ष में भी जबरदस्त वोटिंग हो रही है और लंबी लंबी लाइनें हैं। तो ये जो मतलब प्रशासनिक खेमे से जो हमारी बातचीत हुई, वह इस सीट को उलझा रही है। देखिए, ये क्या होता है कि हिना साहब के जो वोटर हैं वो जी। एकदम आइडेंटिफाइड हो जाएंगे कि ये उनके वोटर हैं। जी। इसलिए लगता है कि उनकी बड़ी लंबी लाइन है या उनको बहुत वोट पड़ रहा है। ठीक है, वोट उनको पड़ ही रहा है, वोट उनको पड़ा, उन्होंने लड़ाई त्रिकोणात्मक बना रखी है। नहीं तो निर्दलीय उम्मीदवार कितने होते हैं, पप्पू यादव हुए और दूसरे यहाँ एक पवन सिंह है। तो निर्दलीय उम्मीदवार लड़ाई उलझा दे, इसके लिए बहुत वोट आपके साथ होना चाहिए, तभी होता है। जी। लेकिन ये वोट उलझा, वो चुनाव उलझा हुआ है तीनों का। अभी हम लोग भविष्यवाणी करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जी। पहले की तरह जिस तरह से लग रहा था कि हिना साहब को बहुत एडवांटेज है और वो चुनाव जीत भी सकती हैं, वो मतदान के बाद उस तरह का एडवांटेज नहीं दिखा। और जितना डिसएडवांटेज दिख रहा था विजय लक्ष्मी जी। देवी का कि एकदम लोग उनको छोड़ रहे हैं, अबेंडन कर रहे हैं, बीजेपी और जेडीयू का कोर वोट, खासतौर से बीजेपी का जो मिडिल क्लास वोटर है, जो वैश्य है, जो फॉरवर्ड है, तो वो उस तरह से नहीं अबेंडन किया, उनको हाँ, उसका एमपी वोट का भी आया फुल है। फॉर्म नहीं बता पा रही थी, ये भी वायरल हो गया था। एमपी का फुल फॉर्म नहीं बता पा रही थी कि आप चुनाव लड़ रही हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाँ, यह भी नहीं बता पा रही थी। खैर चलिए, तो नहीं सिवान में बताइए, तो आया उलझन, था वीडियो चुनाव के समय इसकी। जी, ये चुनाव में उलझन है सिवान में। बात करते हैं शिवहर की। शिवहर में तो धोखा हो गया। देखिए, प्रयोग अच्छा किया था तेजस्वी यादव, लालू यादव ने, और यहां से लवली आनंद, आनंद मोहन की पत्नी, कल एक वीडियो वायरल हो गया कि आनंद मोहन के नाम पर दिखाया ये जा रहा था कि आनंद मोहन की पिटाई हो रही है। वह वीडियो आनंद मोहन की थी ही नहीं। वह वीडियो तो 2004 में मतलब आंध्र प्रदेश या कहीं और की वीडियो थी, जिसको लेकर साइबर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई। और आनंद मोहन को कौन पीट देगा, यह तो हम और आप समझते वही हैं। तो। हाँ। जी। हाँ, तो उनके सामने देखिए, तेजस्वी यादव ने प्रयोग किया, रितु जायसवाल को चुनाव लड़ाया, फैसल अली को इसके पहले विधान परिषद में भेज दिया गया। शिवहर में पिछले बार 2019 में 3,40,000 मतों से जीत हार हुई थी, बहुत बड़ा अंतर। तो रितु जायसवाल की जीत में सबसे अहम भूमिका वैश्यों को ही निभानी थी। यदि वैश्य बिल्कुल एक पैर पर खड़े हो जाते, और लग भी रहा था कि रमा देवी का बदला, सुनील कुमार पिंटू का बदला, लेकिन वैश्यों ने बदला ठीक से नहीं लिया है, ये खबर आ रही है। और लवली आनंद का वोट उनके साथ मुस्तैदी से रहा है। जी। देखिए, हम हमारे इंटरेस्ट की सीट पूर्वी चंपारण के बाद जो दूसरी सबसे इंटरेस्ट की सीट थी वो शिवहर थी। वो जी। आनंद मोहन की वजह से भी और ऐसे भी हमारी उस पर नजर थी, क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल सीट हो गई थी। जी बिल्कुल। अब जैसे हम लोगों ने चर्चा की पश्चिमी चंपारण के बारे में कि मैथिल ब्राह्मण और कानिकुब्ज और सरयू पारिन ब्राह्मणों में एक डिवीजन हो गया, उसी तरह से कास्ट के भीतर सब कास्ट का डिवीजन हो गया शिवहर में। ये जी। वहीं के लोगों ने हमको बताया बिल्कुल कि जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रमा देवी हैं वो कलवार हैं, और हम्म, जो सुनील कुमार पिंटू हैं वो तेली हैं। तो तेली ने वोट कलवार नहीं दिया। और तेली, इन दोनों में सबसे ज्यादा नाराजगी थी। जी। लेकिन बाकी जो जातियां थी, जो रौनियार हैं, अग्रहरी हैं, कानू हैं, इनमें उतनी नाराजगी नहीं थी। तो ये तो पहले ही आ गए साथ में कि बीजेपी जेडीयू छोड़ करके कहाँ जाए, हमारा तो घर है, हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं। और बिल्कुल। दूसरा जो कलवार और जो तेली में तेली। भी अब ही प्रधानमंत्री होना है, ये घाची जो जी। जाती है प्रधानमंत्री की, जो बार बार वो बताते हैं, बीजेपी भी बताती है, वो इसी जी। से मिलती जुलती जाती है, तो उनको उनका प्रधानमंत्री ही चुनना है। तो जी। अंत आते आते जो है वो वोट, जो आपने कहा कि वो धोखा हो गया, वो धोखा हो गया रितु जायसवाल के साथ। जी। और जो जो सबसे मजबूत यहाँ का ये जो 3,40,000 का अंतर था पिछली बार भी रमा देवी जी। का, वो वृक्ष की वजह से नहीं था या फॉरवर्ड की वजह से नहीं था। वो अंतर होता है, वो महादलित अत्यंत पिछड़ा का जो एकदम कोर वोट है, उसने एकदम जी। फोर्ट होल्ड किया। वो एकदम एक
एक पैर पर खड़ा हो गया वहां जेडीयू के लिए कि जेडीयू का कैंडिडेट है। ये एक फिनोमेनन है, हम लोग इस पर बाद में कभी चर्चा करेंगे जब चुनाव के सारे आंकड़े आ जाएंगे कि किस तरह से अत्यंत पिछड़ों ने नीतीश कुमार का साथ दिया है उनके कैंडिडेट्स का। कहीं बिल्कुल। बीजेपी को हो सकता है कि वोट में कुछ कमी रही हो, लेकिन जहां जेडीयू का कैंडिडेट है वहां अत्यंत पिछड़े महादलित पूरी ताकत के साथ खड़े रहे उनके साथ। तो जी वो बिल्कुल। एक बड़ी ताकत हो गई, और अपना वोट जो था वो तो कहीं जाना नहीं था, जो बीजेपी का जो अगली जातियों का वोट है जेडीयू बीजेपी का, तो इस वजह से जो लड़ाई बहुत मुश्किल दिख रही थी लवली आनंद के लिए वो बहुत आसान हो गई दिख रही है। मतदान के बाद चलिए लग रहा है कि आसान हो गई है जी लड़ाई। जी शिवहर में अब चलते हैं महाराजगंज। यहाँ तो लड़ाई भीषण हुई। देखिए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की यह पहचान है, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं कि वे सत्यनारायण भगवान की पूजा में भी पहुंच जाते हैं। वैसी पहचान जो रामकृपाल यादव की पाटलिपुत्र में है, पप्पू यादव की पहचान पूर्णिया और कोसी में है। लेकिन उनके ही वोटर उनसे छिटक गए। 2014 और 2019 में वे जीते तो वहां भूमिहार भी थे, राजपूत भी साथ थे। आज जब चुनाव संपन्न हुआ, आकाश कुमार सिंह अखिलेश सिंह के बेटे, कल बहुत बेहतर चुनाव प्रबंधन किया गया। वहां इंटरनेट सेवाएं बंद है छपरा जिले में, और छपरा जिले में महाराजगंज की कई विधानसभा क्षेत्र हैं, महाराजगंज के कई विधानसभा क्षेत्र हैं। तो भूमियारों ने तो खुलकर, अब देखिए जिनके निजी रिश्ते होंगे और जो पार्टी और आरएसएस से बंधे हुए होंगे उन्हें छोड़ दीजिए, उन्होंने जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का साथ छोड़ दिया। वे आकाश सिंह के साथ चले गए, मल्लाह भी, और कुशवाहा मतों में भी विभाजन हुआ। महाराजगंज में 2019 में जीत था 2,30,000 मतों के फासले से हुई थी। अब जब भूमियारों ने साथ छोड़ा है, मल्लाहों ने साथ पकड़ा है आकाश सिंह का, और कुशवाहा भी बटे हैं, ज्यादा तो थे ही, मुसलमान थे ही, तो यहां भी लड़ाई फंसी हुई दिखाई पड़ रही है। नतीजा पता नहीं क्या होगा। देखिए, हम लोग इस सीट को लेकर के चर्चा कर रहे थे, चुनाव बंद हुआ, प्रचार बंद हुआ, उस दिन भी चर्चा कर रहे थे हम लोग, और वो जो सारण की घटना हुई उसका फायदा भी किस तरह से मिला वो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि यादव ज्यादा एग्रेसिव होकर के वोट डालने निकला है। जो आमतौर पर माना जाता है कि भूमिहार के लिए यादव कैसे वोट करेगा या यादव के लिए भूमिहार कैसे करेंगे, तो ये देखने को मिला कि बड़ा बड़ा समूह है भूमिहारों का जिन्होंने सारण में लालू यादव की बेटी के लिए वोट किया। तो उसके बदले यहाँ यादव पूरी तरह से एकजुट होकर के वोट करने आए, और मल्लाह वोट हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि मुकेश सहनी के असर में वोट कर रहा है इंडिया ब्लॉक को। तो मल्लाहों का वोट आया उनके साथ, जो पिछली बार नहीं था, जो 2 लाख से ज्यादा वोट के अंतर से आरजेडी का कैंडिडेट वहां हारा। तो उसमें एक फैक्टर ये था कि भूमिहार पूरी तरह से उधर थे बीजेपी के साथ, और मल्लाह भी लगभग उधर ही थे, क्योंकि उस समय तक तो कोई इस तरह का लीडरशिप नहीं इमर्ज हुआ था। तो वो दोनों वोट बीजेपी से अलग हुआ है, और कुशवाहा का एक वोट अगर टूटता है, कुछ भी थोड़ा बहुत वोट भी टूटता है, तो वो उसका फायदा मिल जाएगा आकाश प्रसाद सिंह को। तो इसकी वजह से यहाँ भी लड़ाई ऐसी फंसी है, ऐसी उलझी है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और एक ऐसी दिलचस्प बात, हम एक वहाँ के एक अच्छे बड़े राजपूत नेता से मेरी आज दोपहर में बात हुई, हमने जानने के लिए फोन किया। वो ऐसे नेता है जो सारण में रोहिणी आचार्य के लिए काम कर रहे थे, उनको, और महाराजगंज में अखिलेश सिंह के बेटे आकाश प्रसाद के लिए। उन्होंने कहा कि आप वोट उठा करके देखिएगा, जब रिजल्ट आएगा तब वोट उठा करके देखिएगा आप लोग, तरैया में, ईसुआपुर में, अमनौर में, राजपूत का जहां मजबूत गढ़ है वहां भी कांग्रेस पार्टी को वोट मिला है। नहीं, अगर ऐसा हुआ, वो तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं महाराजगंज गया था, मैं गया था छपरा, महाराजगंज और सिवान और गोपालगंज। हाँ तो हाँ, एक गांव है चतरा, मैं ऐसे ही चला गया था। तो चतरा में मैं जहां पहुंचा, मतलब किसी गांव में, बिहार के किसी गांव में उतना भव्य किला हमने नहीं देखा था। तो हमने पूछा ये किला किसका है, तो हुआ कि ये आरबीएस का है। अब मेरे लिए और भी चौंकाने वाली बात थी, आरबीएस ये कौन सा नाम हुआ भाई? तो नाम राय बहादुर सिंह, ठीक है। और वहां कुआं भी दिखाई पड़ा, ठाकुर का कुआं, और क्या भव्य इमारत। तो राय बहादुर सिंह बता रहे थे कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को पहली बार कुर्ता तो हमने ही पहनाया था, और यहीं से उनकी शुरुआत हुई थी। लेकिन हमें धोखा दे दिया, तो बदला लेने को तैयार बैठा हूं। तो जो आप कह रहे हैं ना, वो बातें भी हैं। अगर इन इलाकों में राजपूत का वोट 5-10% भी टूट गया होगा, तब जी तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी वहां फिर बीजेपी के लिए। जी। तो चलिए देखिए, अब चलते हैं वैशाली। यहां लड़ाई नहीं, बहुत बड़ी लड़ाई हुई। बीना देवी कह रही हैं जीत जाएंगे, मुन्ना शुक्ला के लोग कह रहे हैं जीत गए हैं। तो देखिए,
लालू यादव ने प्रयोग किया। लालू यादव कहाँ भूमिहार को टिकट देते थे। अखिलेश प्रसाद सिंह एक उदाहरण है 2004 में। हम्म। अब नीलम देवी का नाम लेंगे 2019 में, तो वह कांग्रेस की उम्मीदवार थी, लेकिन इस बार तो पूरा समीकरण ही बदल गया। इंडिया ब्लॉक से 3 भूमिहार उम्मीदवार हो गए। आकाश सिंह भी, इधर मुन्ना शुक्ला भी, और भागलपुर में अजीत शर्मा भी। तो यहां लड़ाई तो जबरदस्त हो, मतलब दिनेश सिंह, बीना देवी के पति, वे भी परेशान दिखे, और आज यहां दोनों ओर से तनातनी नहीं, और इतनी लंबी लाइन देख ही रहे हैं कि 56.11% वोट हो गया है 5 बजे शाम तक। यह आज जहां जहां 8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए हैं उनमें सबसे अधिक है। और सुबह 5 बजे से महिलाएं लाइन लगी थी वोट देने के लिए। तो यहां कहा, यह भी कहा जा रहा है कि यहां कुर्मी कुशवाहा भी इधर से उधर हो गए, चिराग पासवान से बदला ले रहे हैं। बीना देवी चिराग पासवान की उम्मीदवार है, किस बात का बदला ले रहे हैं? 2020 का बदला ले रहे हैं। बसपा के कोई एक प्रत्याशी कुर्मी खड़े थे, उनके पक्ष में भी कुछ मत हो गया है। और बीना, तो यह तो बिल्कुल फंसी हुई सीट हो गई है अजीत जी। बिल्कुल, ये बात आप ठीक करें। और ये रिपोर्ट हमने भी जिन लोगों से भी बात की, वो कहा कि दोनों लोगों ने बहुत माइक्रो मैनेजमेंट किया है चुनाव का। मुन्ना शुक्ला को भी चुनाव लड़ना आता है, और दिनेश सिंह तो चुनाव लड़ने के माहिर खिलाड़ी हैं, उनको बहुत बढ़िया चुनाव का प्रबंधन आता है, और उनके पास भी हर गांव, हर प्रखंड, ब्लॉक पंचायत में लोग हैं। तो उन्होंने भी बहुत माइक्रो मैनेज किया है। ऐसा नहीं है कि जो एलजेपी के कैंडिडेट हैं उन्होंने जिस अंदाज में टिकट लिया, जिस भरोसे में टिकट लिया, तो वो आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। और जिस वोट की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि वो वोट अंत में आया बीजेपी और जेडीयू के साथ। हो सकता है कि एलजेपी में आने में वो वोट थोड़ा सा टूटे, थोड़ा सा कम हो जाए वो वोट जो बड़ी आसानी से मिल गया बीजेपी या जेडीयू को। जेडीयू बीजेपी के साथ आया, जेडीयू बीजेपी के साथ कौन वोट आया अंत में? जेडीयू बीजेपी का जो कोर वोट है ना, जो अत्यंत पिछड़ा महादलित का, वो जो पूरी तरह से रहा उनके साथ, तो उस वोट की तो चर्चा हम लोग कर रहे हैं। वो लगभग हर सीट पर रहा है, हर सीट पर वो वोट मिला है उनके कैंडिडेट को, और उसी से एडवांटेज उनको दिख रही है। तो ये नहीं, ये मानने में थोड़ी दिक्कत है कि वो वोट छोड़ देगा वैशाली में साथ, बिल्कुल, मतलब बगल में देगा और वैशाली में छोड़ देगा, ऐसा नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा है। तो वो वोट तो है, जो अत्यंत पिछड़ा का वोट है, जो महादलित का वोट है, वो तो अपने आप गया होगा। असली लड़ाई जो है ना, वो कोर वोट की। देखिए, एलजेपी के प्रति माना जाता है कि उसके प्रति भूमिहारों का एक ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है, बीजेपी की तरह ही एक सॉफ्ट कॉर्नर है, चूंकि रामविलास जी के साथ पुराना सब लोगों के बड़े अच्छे संबंध रहे, सारे लोगों के। तो और उसके नेता ही थे, मान लीजिए कि सूरजभान सिंह तो नेता ही है, उस पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण नेता रहे इतने वर्षों तक, रामविलास जी के साथ भी। तो उसका असर एक होता था, वो वोट पूरी तरह से छूट गया। वो वोट पूरी तरह से छूट के अलग हो गया एलजेपी से, वो चला गया अपने कैंडिडेट के साथ, मुन्ना शुक्ला के साथ। तो ये तो बड़ा डिसएडवांटेज हो गया ना, ये बड़ा डिसएडवांटेज हो गया एलजेपी के साथ। और वैशाली में राजपूत और भूमिहार लड़ते रहे इस बात को लेकर कि हम ज्यादा हैं कि हम ज्यादा हैं। बिल्कुल, ये नंबर्स की भी लड़ाई होती रहती है, और आज प्रूव करना था उन लोगों को कि हम ज्यादा हैं। तो एक वो वोट माइनस कर दीजिए आप, वो जब डिडक्शन थ्योरी के साथ चलेंगे तो एक डिडक्ट कर दीजिए, वो वोट, एक भूमिहार का वोट डिडक्ट हो गया वहां से। और दूसरा, ये वाली रिपोर्ट जरूर है कि जो कोयरी कुर्मी है, उसमें भी कुर्मी खास तौर से वो जहां भी है वहां उसको थोड़ा बदला लेना था नीतीश कुमार के अपमान का, जो 2020 का था, जो कहते थे लोग कि हमारे नेता का कुर्ता छोटा हुआ। और तीसरा फैक्टर जो यहाँ काम कर रहा है मुन्ना शुक्ला के फेवर में, वो मल्लाह का फैक्टर है, क्योंकि ये इस इलाके में भी मल्लाह वोट काफी है, और उसका एक असर, मुजफ्फरपुर का असर भी रहता है यहाँ। याद है ना 2014 में विजय कुमार सहनी को नीतीश कुमार ने लड़ा था, जब अकेले लड़ रहे थे, वे भी करीब 1,40,000 या 1,14,000 मत ले आए थे, उनको अच्छा खासा वोट मिला था। तो वो एक वोट है मल्लाह का, और वो एडवांटेज हो गया। उसको माइक्रो मैनेज करना था वोट को, जो मुन्ना शुक्ला ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। और दिनेश सिंह ने अपने वोट को किया है, जो पचपनिया है, जो अत्यंत पिछड़ी जातियों का वोट है, जो वैश्य का वोट है, जो दलित का एक बड़ा तबका है, जो पासवान का वोट है, जिसकी अच्छी खासी आबादी इस इलाके में है, वो, और राजपूत। तो कह सकते हैं कि दोनों लगभग 50-50% वोट को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे। अब उसमें एडवांटेज उसको होगा जिसने अपना नर्व कंट्रोल में रखा होगा और आखिरी समय तक अपने सारे लोगों से वोट गिरवा लेगा। इससे ज्यादा अभी हम लोग प्रेडिक्ट करने की स्थिति में नहीं है। वैशाली को लेकर के बहुत नजदीकी लड़ाई है वहां। तो चलिए देखिए, हमने आपको बताया कि आज जिन 8 सीटों पर चुनाव हुए हैं वहां के रुझान क्या हैं। 5 के बारे में स्थिति स्पष्ट दिखाई पड़ती है, 3 पर कहने की स्थिति नहीं है, वह भी बताएंगे। देखिए कल रविवार है, जब सोमवार को हम मिलेंगे तो और ज्यादा स्थिति स्पष्ट होगी कि हुआ क्या, असली में क्या हुआ क्या। चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़े भी, फाइनल आंकड़े भी आ जाएंगे,
तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखो, पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।